नमस्कार, आप देख रहे हैं अपना बिहार, आपके साथ मैं हूं अलीम अतहर। बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करेंगे। पटना से इस वक्त एक बड़ी खबर है। पीएफआई पर बड़ी कार्रवाई की तैयारी की जा रही है। केंद्र की सूचना पर बिहार सरकार जागी है। केंद्र ने संदिग्धों की जानकारी भेजी, नाम, बैंक डिटेल की जानकारी भेजी गई है और केंद्र की सूचना पर एक्शन में है बिहार सरकार। गृह विभाग ने डीएम को निर्देश दिए हैं। यूएपीए एक्ट के तहत कार्रवाई के निर्देश दिए गए हैं। केंद्र ने पीएफआई के 7 संदिग्धों के नाम, उनके बैंक खातों और पैन नंबर की डिटेल भेजी है, जिसके बाद बिहार सरकार के गृह विभाग ने राज्य के सभी डीएम को कार्रवाई के निर्देश दिए हैं। बड़ी खबर आपको बता दें, पटना से बड़ी खबर है जिस पर और ज्यादा जानकारी के लिए संजय कुमार संवाददाता जुड़े हुए हैं। संजय, क्या कुछ जानकारी केंद्र की तरफ से भेजी गई है और कितना एक्शन में है बिहार सरकार? देखिए, निश्चित तौर पर एक बड़ा एक्शन है ये, और दरअसल सेंट्रल गवर्नमेंट ने पीएफआई को पहले ही बैन कर दिया है और इसके बाद मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के जो अधिकारी हैं उन्होंने सारी चीजें भेजी हैं बिहार के मुख्य सचिव आमिर सुबहानी को, और उनसे कहा था कि इस पूरे मामले में जो 7 संदिग्ध लोग हैं उनके नाम जो थे वो आए हैं और उनके जो बैंक अकाउंट थे उसके बारे में विस्तृत जानकारी दी गई और कहा गया कि इन सभी के खिलाफ एक्शन लिया जाए। और जो संबंधित जिलाधिकारी हैं उनको गृह विभाग की तरफ से एक लेटर दिया गया है और बाकायदा इसमें कई ऐसे नाम हैं जो पहले अरेस्टेड हो चुके हैं और फिलहाल जेल में। तनुरुद्दीन जंगी है, तनुरुद्दीन जंगी जो वो लखनऊ में अरेस्ट के थे, ये लीगल हेड थे पीएफआई के। इसके अलावा जो स्टेट सेक्रेटरी थे उनका भी नाम है उसमें, और उनके बैंक अकाउंट को भी कहा गया कि इसको फ्रीज कर इस पर एक्शन लिया जाए, चूंकि देश विरोधी जो गतिविधियां हैं जो इसके लिए फंडिंग हो रही है, तो यही जो बैंक अकाउंट है इनके माध्यम से हो रही है। तो 7 नाम में 3 नाम जो है वो क्लियर है, 3 नाम आ चुका है इनके बैंक अकाउंट। और निश्चित तौर पर अभी और नाम आए, जो अधिकारियों से मेरी बातचीत हुई है उनका ये कहना है कि अभी और कई नाम आएंगे जिनके खिलाफ इसी तरीके से एक्शन लिया जाएगा। तो जिस पीएफआई को रिस्ट्रिक्टेड किया गया है बिहार में, उसके खिलाफ अब आगे भी इसी तरीके से कार्रवाई चलती रहेगी, ऐसी जानकारी अधिकारियों ने दी है। अली संजय, केंद्र पहले भी बिहार सरकार को हमेशा अलर्ट करती रही है कि बिहार में पीएफआई जो है वो अपना जाल बिछा रही है, अपनी जाल फैला रही है। फुलवारी शरीफ मॉड्यूल का भी जिक्र किया गया। एक्शन में तो दिखती है सरकार, लेकिन इस बार जो जानकारी भेजी जा रही है उसके हिसाब से क्या लगता है कि और भी ज्यादा खुलासे होंगे? देखिए, सबसे बड़ी बात यही है अलीम कि अब पीएफआई पहले बिहार में बैन नहीं था। यूपी वगैरह में तो इसको बैन किया गया था, लेकिन बिहार में बैन नहीं था। लेकिन अब सेंट्रल गवर्नमेंट ने इसको पूरे देश में बैन कर दिया। जैसे सिमी को प्रतिबंधित किया था, उसी तरीके से पीएफआई भी प्रतिबंधित है। जो इस बार कार्रवाई के लिए कहा गया है, जो लेटर भेजा गया है, जो अंडर सेक्रेटरी है मिनिस्ट्री होम अफेयर्स के एसपी चौधरी, उन्होंने कहा कि जो गैर कानूनी गतिविधियां हैं उसमें यूएपीए एक्ट लगाने, 1967 का जो एक्ट है उसी के तहत इनका जो बैंक अकाउंट है, इनका जो पैन नंबर है, उसकी डिटेल्स भेजी गई है। और कहा गया है कि इनके जो ये डिटेल्स भेजे गए, जैसे कि एहसान परवेज जो है स्टेट सेक्रेटरी है ये, और पीएफआई के बिहार के, और इनका जो बैंक अकाउंट है वो अररिया में है। इसके अलावा नूरुद्दीन जंगी का बैंक अकाउंट है, उनका बाकायदा डिटेल्स दिया गया है। महबूब आलम है, ये जिलाध्यक्ष है मिथिलांचल के, तो इनका जो बैंक अकाउंट है उसके बारे में भी डिटेल्स दिया गया और कहा गया कि इसमें जो है वो एक्शन लिया जाए। यूएपीए जो एक्ट है ये 1967 में लाया गया था और संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत दी गई बुनियादी जो आजादी है, जो तर्कसंगत सीमाएं लगाने के लिए लाया गया था। पिछले कुछ सालों से जो आतंकी गतिविधियां बनी है, जैसे कोटा हो या टाडा कानून हो, उसके अंतर्गत इसमें ये प्रावधान लाया गया और यूएपीए कानून को इम्प्लीमेंट करवाएगा। तो इसी के तहत अब कानून जो है वो इम्प्लीमेंट होगा इन सभी के खिलाफ जो 7 नाम भेजे गए हैं उसमें। अली, चलिए, बहुत शुक्रिया संजय आपका तमाम जानकारी देने के लिए। बिहार में जल्द शिक्षकों की बहाली होगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने शिक्षा दिवस के मौके पर यह बात कही। उन्होंने शिक्षक अभ्यर्थियों से चिंता नहीं करने की अपील की, साथ ही शिक्षकों से बच्चों को पढ़ाने पर ध्यान देने की अपील की। सीएम ने यह भी कहा कि शिक्षकों का वेतन बढ़ेगा। अब शिक्षक का तो हम बढ़ाते चले जा रहे हैं। अब आजकल हम कहीं भी जाते हैं तो याद रखिएगा आप लोग, कल भी हम कहीं गए तो कुछ लोग खड़े थे कि जल्दी बहाली होना चाहिए, तो हमने कहा कि अरे जल्दी बहाली होगा, चिंता मत करो। तब आप लोग भी देख लीजिए कि जल्दी से जल्दी और शिक्षकों की बहाली हो जाए और ज्यादा जितने भी स्कूल और
बनाने हैं। अब उसके लिए तो हम लोगों ने कर ही दिया ना भाई कि सबको पढ़ाएंगे, और यहाँ पर के सब प्रोफेसर लोग हैं, टीचर लोग भी हैं, हम उनसे आग्रह यही करेंगे कि भाई बच्चे बच्चियों को ठीक से पढ़ाइए। आप लोगों का तनख्वाह भी हम बढ़ाएंगे, लेकिन लड़का लड़की को पढ़ाइए। सीएम नीतीश कुमार ने मोबाइल के ज्यादा इस्तेमाल पर चिंता जताई है। उन्होंने शिक्षकों से स्कूल में छात्रों को पढ़ाने की अपील की। सीएम ने कहा कि जब शिक्षक और छात्र आमने सामने बैठेंगे तभी अच्छे से पढ़ाई होगी। सीएम ने कहा कि सिर्फ मोबाइल देखने से काम नहीं चलेगा। इसमें कोई शक नहीं है, लेकिन हमारी यही इच्छा है कि हमारे समाज का विकास हो, और उसके लिए जरूरी है कि शिक्षा के क्षेत्र में लोग पढ़ें। और यहाँ पर के सब प्रोफेसर लोग हैं, टीचर लोग भी हैं, हम उनसे आग्रह यही करेंगे कि भाई बच्चे बच्चियों को ठीक से पढ़ाइए। आप लोगों का तनख्वाह भी हम बढ़ाएंगे, लेकिन लड़का लड़की को पढ़ाइए। अब आजकल तो सब काम हो गया है, नई टेक्नोलॉजी पर चला गया है। आज भी सब दिखला रहे थे नई टेक्नोलॉजी का ये सब चीज करा दिए, ये सब तो करिए, लेकिन स्कूल में सबको जाना चाहिए और स्कूल में पढ़ाना चाहिए। ये खाली कागज पर और मोबाइल पर दे देने का मतलब नहीं है। जब तक आमने सामने पढ़ेगा नहीं, हम लोग तो पढ़वे न किए हैं जी, और तभी तक न यहां पर आए हैं। अब आप बताइए, अब खाली मोबाइले पर सब चीज जानेगा। यही 2 साल से जो हो गया था कोरोना, बहुत ज्यादा मोबाइल बढ़ गया, सब मोबाइल में देखने रहता है। अरे मोबाइल देखो, कोई मतलब नहीं, लेकिन आपस में बातचीत करना, पढ़ना लिखना, यह भी जरूरी है। अभी हमारे जितने नेता लोग बैठे हुए हैं सब मोबाइले में रखते हैं, और हम पहले जब हम एमपी थे और केंद्र में मंत्री थे तब मोबाइल का इस्तेमाल करते थे, और जब हम देखे कि लोग अब उसी में फंस गया है, हम तो मोबाइल छोड़ दिए, हम छोड़ दिए। हम के भाई जब तक लोग खाली काम करिए। और वहीं सीएम नीतीश ने शिक्षकों को काम करने की हिदायत दी है। सीएम के बयान पर अलग अलग दलों के नेताओं की अलग अलग प्रतिक्रिया सामने आई है। किसी भी व्यक्ति को अपना काम करना ही चाहिए, और खास करके सरकारी व्यवस्था में तो आपको अपना काम करना पड़ेगा, क्योंकि सरकार जनता के पैसों से आपके उस काम के एवज में आपको तनख्वाह देती है। इसलिए भारत के भविष्य को बनाने के लिए, बिहार के भविष्य को बनाने के लिए बेहतर शिक्षा व्यवस्था का होना आवश्यक है, और शिक्षकों को भी अपने कार्यों के प्रति उत्तरदायित्व को समझना चाहिए, और उसी उत्तरदायित्व का बोध कराने के लिए आज माननीय मुख्यमंत्री जी ने बातें कही हैं। नहीं आते हैं तो माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने जो कहा है कि वैसे शिक्षकों को निकाल दिया जाएगा, बिल्कुल वो सही बोल रहे हैं, क्योंकि किसी को भी बच्चे के भविष्य से उनको जो शिक्षा दिया जाता है उसे खिलवाड़ करने का अधिकार किसी को ना है और ना दिया जाएगा। और जब आप इन शिक्षकों की बहाली कर रहे थे, आप ही ने इन शिक्षकों की बहाली की थी, उस समय भी यह बात आई थी कि जो भी नियोजित शिक्षकों को आप बहाल कर रहे हैं उसमें बड़े पैमाने पर धांधली हुई है। जो भी शिक्षकों को आपने बहाल किया था उनको लिखना पढ़ना तक नहीं आता था। जिसने रची सीनियर आईपीएस की गिरफ्तारी की साजिश, जिसने जज के नाम से डीजीपी को करवाया फोन, जिसने थानेदार का किया गलत इस्तेमाल, जिसने निर्दोष को आर्म्स एक्ट में फंसाया, जो जांच एजेंसियों को लगातार दे रहा है चकमा, जो आईपीएस अधिकारी महीने भर से है फरार, उस आईपीएस अधिकारी का नाम है आदित्य कुमार। आदित्य कुमार को रेड कॉर्नर नोटिस की तैयारी। आईपीएस आदित्य पर कसा शिकंजा। डीजीपी को फर्जी कॉल कर अपने लिए पैरवी करवाने वाले
गया के तत्कालीन एसएसपी और पूर्व निलंबित आईपीएस पदाधिकारी आदित्य कुमार की मुश्किलें लगातार बढ़ती जा रही हैं। बिहार पुलिस मुख्यालय की पहल पर आर्थिक अपराध इकाई ने उनके खिलाफ रेड कॉर्नर नोटिस जारी कर दिया है। आईपीएस आदित्य कुमार को अब तक पकड़ने में नाकाम रही बिहार पुलिस को लगता है कि वो विदेश भाग सकते हैं। हालांकि आदित्य कुमार के वकील ने कहा कि आदित्य के खिलाफ कोई केस नहीं बनता, क्योंकि जिस केस को रफा दफा करने की बात कही जा रही है वो पहले ही खत्म हो चुका है। उनके ऊपर ये इल्जाम लगाया गया है कि उन्होंने अभिषेक अग्रवाल से मिलकर फोन करवाने का प्रयास किया था। वो मुकदमा 1.25 महीना पहले यानी कि 10 सितंबर को ही समाप्त हो गया था। तो आप क्या ये विश्वास करेंगे कि किसी व्यक्ति के ऊपर अगर कोई मुकदमा समाप्त हो गया हो, वो फिर उस मुकदमे को समाप्त कराने के लिए और ऐसा कोई काम करेगा? और आईपीएस ऑफिसर एक पढ़ा लिखा व्यक्ति होता है, वो कभी इन सब बातों में इंडल्ज नहीं करेगा। ये उसको बिल्कुल फंसाने की साजिश की गई है। मुख्यालय स्तर के कुछ पदाधिकारी हैं जो कि उनके खिलाफ लगे हैं, और ये आदित्य कुमार बहुत अच्छे ऑफिसर रहे हैं। बतौर एसपी इन्होंने अनेक जिलों में जैसे जहानाबाद, गया, बहुत अच्छा काम किया है इन्होंने। बिहार में पुलिस को हाईटेक करने के दावे किए जाते हैं, लेकिन सुपौल से धक्का मार पुलिस की जो तस्वीर आई है वो दावों को खोखला साबित कर रही है। दरअसल गश्ती पर निकली पिपरा पुलिस की गाड़ी थाना से कटिया तक तो पहुंच गई, लेकिन कटैया में पुलिस की गाड़ी ने धोखा दे दिया। गाड़ी लाख कोशिश के बाद जब स्टार्ट नहीं हुई, तब आखिरकार होमगार्ड के जवानों ने धक्का देकर पुलिस की गश्ती गाड़ी का चक्का चलाया। इस तस्वीरों को देखकर आप समझ सकते हैं कि पुलिस कई बार क्यों अपराधियों से पीछे ही रह जाती है। सुपौल में आए दिन अपराध की घटनाएं तेजी से बढ़ रही हैं, लेकिन इस धक्कामार व्यवस्था से सुपौल पुलिस अपराध रोकने में कितनी सफल होगी, इससे आप सहज अंदाजा लगा सकते हैं। बेगूसराय में शिक्षा व्यवस्था की पोल खोलने वाली एक तस्वीर सामने आई है। बेगूसराय के सबसे प्रमुख और मिथिला विश्वविद्यालय की अंगीभूत इकाई जीडी कॉलेज में उच्चतर शिक्षा के परीक्षार्थियों को परीक्षा भवन तक नसीब नहीं हो रहा है और वो खुले आसमान के नीचे बैठकर परीक्षा देने को मजबूर हैं। जबकि ऐसा नहीं है कि कॉलेज के पास परीक्षा का भवन नहीं है। दरअसल नगर निकाय चुनाव के घोषणा होने के बाद जिला प्रशासन द्वारा जीडी कॉलेज के परीक्षा भवन को अपने उपयोग में लाने के लिए रखा गया था, लेकिन चुनाव टलने के बाद भी जिला प्रशासन ने परीक्षा भवन को मुक्त नहीं किया और परीक्षार्थी खुले आसमान के नीचे परीक्षा देने को मजबूर हैं। सरकार छात्राओं को बेहतर शिक्षा देने के भले दावे कर रही हो, लेकिन राजधानी के स्कूलों में अब भी छात्राएं दरी पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। राजधानी के कन्या मध्य विद्यालय यारपुर में क्लास 1 से लेकर 8 तक की कक्षाओं में आज तक बेंच डेस्क नसीब नहीं हुआ, जबकि ठंड दस्तक दे चुकी है और छात्राओं को अभी से ही चिंता सता रही है। कन्या मध्य विद्यालय यारपुर का जायजा लिया संवाददाता रजनीश कुमार ने। सरकार के लाख दावों के बाद भी सरकारी स्कूल के बच्चों को अब तक दरी से छुटकारा नहीं मिला है, यानी अब भी बच्चे जो हैं दरी पर बैठकर पढ़ाई करने को मजबूर हैं। जरा सोचिए, तापमान में गिरावट हो रही है, बावजूद बच्चों को बेंच डेस्क नसीब नहीं है। ये तस्वीर किसी गांव देहात की नहीं है, राजधानी पटना की है, जहां पूरी सरकार रहती है। तो देखिए आप, राजकीय कन्या मध्य विद्यालय यारपुर में जो बच्चे हैं किस तरह से पढ़ाई कर रहे हैं, यानी यहाँ पर छात्राएं पढ़ाई करती हैं। अभी क्लास 6 में आप देख लीजिए, चाहे वो क्लास 5 हो, 4 हो, 3 हो, 1 हो, या फिर सीनियर क्लास की बात करें क्लास 8 हो, तमाम क्लास में इसी तरह से बच्चे बैठते हैं। स्कूल के तरफ से दरी की व्यवस्था कराई गई है और बच्चे आते हैं दरी पर बैठ कर ही पढ़ाई करते हैं। तो जरा बच्चों से ही बात कर लेते हैं, क्या परेशानी होती है आप लोगों को? सरकार बोल रही है सब चीज का सुविधा देंगे, लेकिन जब से हम लोग एडमिशन लिए हैं दरी पर ही बैठे हैं। हम लोग को बेंच चाहिए। हम लोग को यहाँ बहुत ठंड लगती है, दरी पे बैठना पड़ रहा है ठंड में भी। सरकार जब से एडमिशन लिए तब से दरी में ही बैठ रहे हैं हम लोग।
नहीं अच्छा लगता? नहीं अच्छा लगता नीचे बैठना। परेशानी तो होती है, जैसे ठंड का मौसम अब आ गया, बच्चे शिकायत करते हैं कि सर ठंड लग रही है दरी पर बैठने में। तो सरकार को तो सुविधा देना चाहिए, अभी तक तो नहीं इम्प्लीमेंट हो पाया है। तो हम गवर्नमेंट से चाहेंगे कि बच्चियों के लिए, खास कर हमारा स्कूल जो है गर्ल्स स्कूल है, और बच्चियां को बैठती हैं तो परेशानी तो स्वाभाविक है कि होगा ही। शिक्षा पर लगातार सरकार जोर दे रही है, बड़ी बड़ी बातें हो रही है, लेकिन समझ लीजिए कि जहां पर लड़कियां ही पढ़ाई करती हैं, कन्या मध्य विद्यालय है, वहां पर फर्नीचर नहीं है। हाँ, गुरुजी को बैठने के लिए कुर्सी जरूर देख रहे हैं, लेकिन बच्चों को बैठने के लिए देखिए सिर्फ दरी है। किस क्लास में हैं आप लोग? कितनी परेशानी होती है? बेंच नहीं है? नो सर। बेंच नहीं है? नो सर। ऐसे ही पढ़ती हो? यस सर। कितनी बेंच है ही नहीं यहाँ पर? नो सर। आती हो सीधे दरी पर बैठ जाना? यस सर। क्या चाहती हो? बेंच आ जाए। देखिए, बेंच चाहिए, ज्यादा कुछ डिमांड नहीं है, सिर्फ फर्नीचर चाहिए, क्योंकि बच्चों का मौलिक अधिकार है। अगर स्कूल में शिक्षा ग्रहण करने के लिए बच्चे आते हैं एक उम्मीद लेकर कि हमारा भी स्कूल बेहतर होगा, हमारा भी स्कूल स्मार्ट होगा, लेकिन जहां पर बैठने के लिए जगह नहीं हो, समझ सकते हैं बच्चों की परेशानी कितनी ज्यादा होगी। कैमरामैन दीपक के साथ रजनीश कुमार, न्यूज 18 पटना। लखीसराय में सुखाड़ के साथ किसान अब बीज के लिए परेशान हैं। बड़ी संख्या में किसान प्रखंड कृषि कार्यालय पहुंच रहे हैं, लेकिन घंटों इंतजार के बाद भी उन्हें वापस लौटना पड़ रहा है। 24,000 से ज्यादा किसानों ने बीज के लिए आवेदन दिया है, जिनमें से सिर्फ 1,650 किसानों को ही बीज मिला है। रबी फसल की बुआई शुरू है, लेकिन किसान बीज को लेकर काफ़ी परेशान है। इस वक्त हम मौजूद हैं प्रखंड कृषि कार्यालय में। आप देख सकते हैं काफ़ी संख्या में यहाँ पे किसान पहुँचे हैं और बीज को लेकर काफ़ी देर से इंतजार कर रहे हैं। कुछ महिला किसान हैं, हम इनसे जानते हैं। क्या नाम है? हाँ सर, हमको चांदी देवी नाम है। क्या है, कब से आप लोग बीज के लिए यहाँ पे? हम लोग सर कल घूर के चल गए, फिर परसों ना तो बोला कि कल घूर के चल गए सर, तो फिर हम आज आए ले जान के बोला कि सुबह आ जाना तो जल्दी हो जाएगा सर, तो फिर हम आज 6 बजे से आके बैठा ले सर। 3 दिन से हम लोग आवेदन दे रखे हैं। आवेदन देखिए उधर पीछे खिड़की से देता है, चना सब भरा था, कल आज आए तो एक भी चना यहाँ पे नहीं जना रहा। कैसे आप लोग बुआई कीजिएगा? हम लोग का खेत पटवन हो चुका है, बुआई करने का टाइम भी दे दिया है कि आप लोग आइए और चना ले जाइए। यहाँ कोई भी चना नहीं मिल रहा है, तो काफी परेशानी है। पूरा परेशानी है सर। देखिए औरत बानी सब पड़ा हुआ, भूखा प्यासा पड़ा हुआ है सर। तो आपने सुना बीज को लेकर किसान काफी परेशान है। राकेश, न्यूज 18 लखीसराय। विश्व प्रसिद्ध सोनपुर मेले के पास एशिया के सबसे बड़े पशु मेला होने का गौरव प्राप्त है, लेकिन इस पशु मेले में बकरियों की भारी किल्लत से लोग काफी परेशान हैं। दूर दराज से सोनपुर मेला में अच्छी नस्ल की बकरी खरीदने आए लोगों को निराश होना पड़ रहा है। इसके पीछे वजह यह बताई जा रही है कि डेंगू के प्रकोप के कारण बकरी के दूध की काफी डिमांड बढ़ गई है। लगभग 600 रुपए किलो के रेट से बकरी के दूध बाजार में बिक रहे हैं, जिससे के लिए ज्यादा दूध देने वाली अच्छे नस्ल की बकरी की तलाश में लोग सोनपुर मेला आ रहे हैं, लेकिन यहां भी अच्छे नस्ल की बकरी नहीं मिलने से लोग परेशान हैं। जिंदा किलो के भाव से बिक रहा है सर। अच्छा, हमें ऐसा आचार्य है, हमने थोक लेने के लिए आए थे पूरा और तो यहाँ किलो के भाव से बिक रहा था। हमने चल दिया। बकरी के बच्चा है। बकरी किस रंग का है? है लाल टाइप के। अच्छा है? अच्छा तो है। कहाँ का है? कहाँ के है ये तो नहीं बता सकते। हमने तो है कि नहीं, हमारे जहानाबाद से। कहाँ? जयपुर, सीकर, अजमेर शरीफ, बालाहेड़ी, महुआ, ये सब मंडी हम लोग करके लाते हैं। इसमें तोतापारी है, सिरोही है, बीटल है, अजमेरी है, गुजरी है। क्या देख रहे हैं? यही बकरी हम स्नान करने आए। बकरी देखिए, हम 8 दिन 10 दिन रहते हैं यहाँ पर। नजदीकी में लड़की रहती है सोनपुर में। अभी क्या चीज देखते हैं? यही घोड़ा, बकरी, गाय। और अब बात सबसे बड़े संत समागम की।
बक्सर में चल रहे संत समागम में अब महाकुंभ का रूप लेता जा रहा है। देश के हर हिस्से से लोग यहां पहुंच रहे हैं। देखिए संवाददाता पुष्पराज की रिपोर्ट। बक्सर के हिरौली धाम में 15 नवंबर तक चलने वाले लक्ष्मी नारायण यज्ञ की श्रृंगार देखते ही बन रही है। जो श्रद्धालु यहां पहुंच रहे हैं वो खास करके यहां जो मुख्य द्वार है यहां पर अपने मस्तक पर चंदन का लेप लगवा रहे हैं। महिलाएं हैं, बच्चे हैं, आप देख सकते हैं। और यहां से चंदन का लेप लगाने के बाद वो यज्ञ स्थल के भीतर परिसर में प्रवेश कर रहे हैं। इन भक्तों से बात करते हैं जो श्रद्धालु यहाँ पहुंचे हैं कि इसका क्या असर पड़ रहा है। ये लोग जो यहाँ पहुंचे हैं ये बताइए कि चंदन लगाने से क्या असर पड़ता है। देखिए, चंदन लगाने से तो ये पहला एक चीज़ है कि अपने संस्कृति का पहचान है, सनातन संस्कृति का। और ये तिलक लगाने से मन मस्तिष्क शांति रहता है, एक मन एकाग्रचित रहता है, अपने आप को अध्यात्म की प्राप्ति होती है। इसलिए आदमी तिलक लगाता है। और चंदन से, इस प्रकार के चंदन से, इस भव्य आयोजन में चंदन लगा करके चलने से एक धर्म का भी एक बहुत अच्छा संदेश जा रहा है। तो और देख सकते हैं छोटा बच्चा है जिसे यहाँ के जो पंडित हैं वो चंदन लगा रहे हैं और इसे एक श्रृंगार कहा जा सकता है। श्रृंगार के रूप में लोग इसे देख रहे हैं। जो भी भक्त इस यज्ञ स्थल पर पहुँच रहे हैं, सबसे पहले जो मुख्य द्वार है और मुख्य द्वार के पास भक्तों की भीड़ लगी है एक अनोखा श्रृंगार करने का, ये चंदन के श्रृंगार करने का। और चंदन का श्रृंगार अपने ललाट पे करने के बाद ही लोग यज्ञ स्थल में प्रवेश कर रहे हैं। पुष्पराज, न्यूज़ 18 बक्सर। रोहतास जिले का 50वां स्थापना दिवस समारोह मनाया जा रहा है, जिसको लेकर न्यू स्टेडियम फजलगंज में मुख्य समारोह का आयोजन किया गया। कार्यक्रम का उद्घाटन दीप प्रज्वलित कर किया गया और इस दौरान बीजेपी के विधान पार्षद संतोष कुमार सिंह, निवेदिता सिंह, डीएम धर्मेंद्र कुमार सहित अन्य गणमान्य लोग उपस्थित हुए। इस दौरान स्थानीय लोक कलाकारों के अलावा बॉलीवुड गायिका सुश्री बनर्जी, साहिल राज, आलोक चौबे ने अपनी गायकी से सबका मन मोह लिया। आपको बता दें कि रोहतास जिला अपने स्थापना का 50वां सालगिरह मना रहा है। जिला प्रशासन इसे स्वर्ण जयंती समारोह के रूप में मना रहा है। और अपना बिहार के इस बुलेटिन में फिलहाल के लिए इतना ही। आगे देखिए झारखंड की खबरें जोहार झारखंड में।